नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32। तो आज हम लोग के सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय को पढ़ने वाले हैं और इतिहास में पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक को हम लोग देखेंगे। यह वर्कशीट 1/12/2021 के लिए होगी। तो हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में जाना था कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का गठन हुआ और उसमें से एक प्रमुख पार्टी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और इस पार्टी का शुरू में जो क्रियाकलाप था वह निवेदन की राजनीति के तहत आता था। जैसे कि अगर ये कोई सुधार करना चाहते थे तो अंग्रेजों से निवेदन करते थे, आग्रह करते थे कि इस तरह का सुधार कर दिया जाए, ये काम कर दिया जाए। लेकिन आगे चल के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि निवेदन की राजनीति सही नहीं है, इसके लिए अंग्रेजों से हठपूर्वक बलपूर्वक हमें लड़ना होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में बदलाव आया, फिर बिखराव भी हुआ और फिर एकजुट हुए। तो यह आंदोलन कैसे चला, इस कड़ी को हम लोग इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल करने लगे थे, जैसे कि प्रार्थना पत्र देना, प्रतिवेदन देना, अखबार के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना। तो इस तरह से एक निवेदन की राजनीति कांग्रेस करती थी। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। मतलब ये लोग कुछ उग्र राजनीति करने लगे थे और उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की। मतलब कांग्रेस उस समय दो धड़े में बट गया। जो लोग निवेदन की राजनीति करते थे वो नरम पंथी कहलाते थे और जो उग्र विचारधारा के थे वो गरम पंथी कहलाते थे। तो कांग्रेस के अंदर ही दो दल हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल के नेता को लाल बाल पाल कहा जाता था। लाल बाल पाल में देख लीजिए, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों नेताओं को उग्र दल का नेता माना जाता था और ये कांग्रेस के निवेदन की राजनीति से बिल्कुल अलग थे। तो नरमपंथियों की आलोचना, निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। और इन लोगों ने, जो गरम दल के नेता थे, इन लोगों ने कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए, हमारी पार्टी आत्मनिर्भर हो जाए और रचनात्मक कार्य करें, कोई क्रिएटिव वर्क करें जिससे कि भारत का विकास हो। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने एक नारा दिया, उग्र नारा इसको हम कहेंगे, कि बलपूर्वक इन्होंने अंग्रेजों के सामने कहना शुरू किया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसके लिए हम अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे चल के अंग्रेजों ने जब देखा कि यह इस तरह के विचार पनपते जा रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में राष्ट्र चेतना बढ़ती जा रही है, तो उस समय का जो सबसे बड़ा राज्य था बंगाल, उसका बंटवारा कर दिया गया। बंगाल का बंटवारा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? मतलब कि उन्होंने एक तरह से फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करना शुरू कर दिया और बंगाल में उस भाग को अलग कर दिया जो भाग मुस्लिम बाहुल्य था। जैसे कि अगर आप उस समय के बंगाल को देखेंगे तो आज का बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों मिलाकर एक राष्ट्र थे। तो अलग करना था तो बिहार को बंगाल से अलग कर सकते थे, उड़ीसा को बंगाल से अलग कर सकते थे। इस क्षेत्र को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह पूर्वी क्षेत्र था और यह मुस्लिम बाहुल्य था। तो उन लोगों ने मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र को, जो पूर्वी बंगाल आज भी जो बांग्लादेश बन चुका है, उस क्षेत्र को अलग कर दिया और बाकी क्षेत्रों को एक में रहने दिया जिधर ये हिंदू बाहुल्य जनसंख्या था। तो इस तरह से उन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के बीच भेद और खाई पैदा किया। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, इसका तर्क उन्होंने दिया कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और प्रशासकीय सुविधा के लिए इसका बंटवारा करना जरूरी था। लेकिन इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था?
किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। गैर बंगाली इलाका मतलब बिहार और उड़ीसा जो था, यह गैर बंगाली इलाका था। आज के क्षेत्र में बिहार, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्य ऐसे हैं जो कि उस समय बंगाल में थे और ये गैर बंगाली थे। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, क्योंकि उस समय किसी भी तरह के आंदोलन का शुरुआत बंगाल से ही होता था और बंगाल उस समय का सबसे बड़ा और धनी राज्य भी था और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल की एकता को तोड़ दिया जाए, जिससे कि हम भारतीय जनता की एकता को भी तोड़ पाएंगे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, मतलब कि जो नरम दल थे उन लोगों ने भी इसका विरोध किया और जो गर्म दल थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तब जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में यह रूपरेखा तैयार की गई कि अब हम लोग अंग्रेजों की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिससे कि अंग्रेजों को आर्थिक क्षति होगी और वह यहाँ से भाग जाएंगे। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। मतलब कि कुल मिलाकर भारतीय लोकल से संबंधित जितनी बातें थी उसको अपनाने पर बल दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। यह सिर्फ बंगाल में ही था, बंगाल के बाहर भी आया और भारत के भी बहुत सारे इलाकों में स्वदेशी आंदोलन की गूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। मतलब कि अब यहाँ से गर्म राजनीति, उग्र राजनीति की विचारधारा पनपने लगी थी और लोग बल प्रयोग करके भी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने पर आमदा होने लगे थे, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था और भारत को लोग एक राष्ट्र समझते थे और सभी अपने आप को एक राष्ट्र की जनता समझते थे और अंग्रेजों को ऐसा समझते थे कि अंग्रेज विदेश के हैं, क्योंकि अंग्रेज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और पूरे भारतीय चाहे वो किसी भी राज्य के हों उनको नीच समझते थे। और इस बीच और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1907 में कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी 2 धड़ों में विभाजित हो गई। मतलब 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ और 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई, जो कि भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई, मतलब कि जो गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे 1915 में पुनः एक हो गए। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। तो इस तरह से कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण साल हैं और महत्वपूर्ण, इसको माइलस्टोन बोलेंगे कि ये काम उस समय हुए थे। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। प्रश्न 2 है कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। प्रश्न 3 है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। और प्रश्न 4 है कि बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य नारों को संकलित कीजिए और उन नारों की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। तो उत्तर है कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना उनके निवेदन की राजनीति की वजह से होने लगी थी। प्रश्न 2 है कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। उत्तर है कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा थी कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए।
नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 3 कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो उत्तर है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद प्रश्न 4 है कि बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य नारों को संकलित कीजिए और उन नारों की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। कुछ नारा थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा और करो या मरो या महात्मा गांधी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। और मेरी ओर से एक नारा है, देश है तो हम हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।